Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Sunday and the time duration is around 7 p.m. in the afternoon. And today we are creating a session for the bank requirement for all the categorization. I'm not only talking about work permit, employment visa categorization. I'll let you know the details about study visa. Apart from that, the candidate who are going in Poland and Schengen tourist visa. So I'll share the details regarding that as well. तो बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें क्वेरी वगैरह आई थी, वो लोग पूछ रहे थे कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। आधे कैंडिडेट ने तो ऐसा भी बोल दिया कि उन लोगों ने वीएफएस में कॉल करा एंड देन दे गॉट कॉन्फर्मेशन फ्रॉम देम दैट बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा अगर आपने उनको फ़ोन करा है तो उनसे पूछो, अगर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो 3 नंबर का रिएक्शन क्यों आ रहा है। अगर आप वीएफएस में कॉल करते हैं तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है वो आपको बोल देते हैं फ़ोन पे कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। बट थिंग इज, अगर आप एक बार रिटर्न में उनसे एक बार ले लो ये चीज़ें सारी, ईमेल करके एक बार उनको बोलो कि कॉन्फर्मेशन वगैरह भेजे आपको, और जिसमें वो ये मेंशन करके दें कि बैंक स्टेटमेंट आपकी रिक्वायर्ड नहीं है। बट ऐसा होता है वीएफएस वाले में। अभी अगर लास्ट ईयर की अगर आपको मैं पूरा सिनेरियो बताऊं तो उसमें ऐसा भी हुआ था, जो लोग अगर 2022 लास्ट या जनवरी की 23 स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें जो सबमिशन हो रहा था, सबमिशन में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, जो वीएफएस में अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे थे तो उसमें जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करता था वो आपके सारे डॉक्यूमेंट नहीं लेता था, एक आधे डॉक्यूमेंट आपके निकाल दे रहा था उसमें, या फिर वो लोग कह रहे थे ये डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसमें क्या हो रहा था, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट आपका हट रहा था उसमें आपका रिजेक्शन आ जा रहा था। तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है आप सारे उनको सबमिट करके दो वहाँ पे, ताकि अगर रिजेक्शन आए तो फिर आप उनसे बात कर सको कि आपने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, स्टिल आपका रिजेक्शन क्यों आया। फिर आप उनसे वहाँ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा होगा, डॉक्यूमेंट जो आपका मिसिंग होगा उसमें आपके पास कुछ प्रूफ होगा नहीं, और या फिर आपके पास कुछ रिटर्न में अगर लिख के देते हैं दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। बट जब तक आपके पास कुछ भी चीज़ें रिटर्न में नहीं है तब तक आप वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने पड़ेंगे। अदरवाइज रिजेक्शन आएगा तो फिर वो लोग कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, और इसके अलावा आपके पास कुछ प्रूफ होगा भी नहीं। तो राइट नाउ ऐसा करो कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट है सारे आप लगाओ, उसमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो लगाओ, और इसके अलावा जो पीसीसी है इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें सबमिट करो वहाँ पे। अदरवाइज रिजेक्शन आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट का आप जैसा कह रहे हैं 3 नंबर का इसमें रिजेक्शन आ रहा है। 3 नंबर पॉइंट रिफ्यूजल लेटर अगर आप देखोगे उसमें, तो उसमें बैंक स्टेटमेंट का जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 है। और बहुत लोगों का कैंडिडेट का लास्ट मंथ भी आ रखा है, और इससे पहले अब लास्ट टू लास्ट मंथ में अगर किसी ने सबमिशन करा तो उसमें भी लोगों का उसमें रिजेक्शन आया है। अगर आपको इस चीज़ में बचना है तो जो भी चेकलिस्ट है आपको प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा होगा, अगर चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हैं देन फिर जो आपके रिजेक्शन अदर पॉइंट्स में होते हैं, 10 नंबर जैसे मैंने आपको बताता हूँ जो पॉइंट है वो अनसर्टेन है, उसमें अगर आपका रिजेक्शन आता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड करता है, कोटा पे डिपेंड करता है, एंड देन देर आर अदर फैक्टर एज वेल। उसके बेसिस पे आपका जो जस्टिफिकेशन होता है पॉइंट नंबर 10 का आपका रिजेक्शन आता है। अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट अदर पॉइंट्स लाइक 3, 4, 7, 1, ये सारे जो पॉइंट हैं ये सारे मैनेजेबल हैं। अगर आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करोगे तो फिर इसमें रिजेक्शन कभी नहीं आएगा, अदरवाइज रिजेक्शन आने के आपके चांसेस हैं। तो ये तो खैर मैंने आपको प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, स्टिल दे आर गेटिंग द वीज़ा, बट चेकलिस्ट आप फॉलो करो, उसके बेसिस पर अपना डॉक्यूमेंटेशन करो। अदरवाइज रिजेक्शन आएगा तो फिर आपके पास कुछ प्रूफ होगा नहीं, और फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। फिर दोबारा आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगाओगे फिर रिजेक्शन आना आपका, फिर रीअपील केसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें आपका वीज़ा लग जाता है। अदरवाइज उसमें रीअपील में भी आपका रिजेक्शन ही आता है। एक बार आपका रिजेक्शन आ गया तो फिर 20% आप चांसेस मान के चलो, 100 में से जो 100 फाइल हैं, 100 कैंडिडेट जिन लोगों का रिजेक्शन आ रहा है उसमें कम से कम आप 10%, 5 से 10% का चांस लगाओ जिसका वीज़ा लग जाएगा। अदरवाइज रिजेक्शन ही आते हैं उसमें रीअपील वाले केसेस में। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बैंक अकाउंट रिक्वायरमेंट फॉर वर्क वीज़ा, अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपको लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है, जिसमें आपके लार्ज डिपॉजिट होने नहीं चाहिए, और जो अमाउंट है आपका 2.5 से 3.5 लाख रुपए के बीच में होना चाहिए, और 2.5 से 3.5 लाख रुपए जो 2200 यूरो से 3500 यूरो के बीच में आपका उसके अंदर अमाउंट होना चाहिए लास्ट 3 मंथ्स का। और कोई लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने बड़े ट्रांजेक्शन 20,000, 30,000 इतने बड़े ट्रांजेक्शन आपके नहीं होने चाहिए। अगर 2,000, 3,000, 5,000 के ट्रांजेक्शन है इतने आपके चलेंगे, और वो भी आपके ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपकी उस अकाउंट में सैलरी आ रही तो दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग। इतना आपका बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने के बाद अगर आपकी 10-20 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है तो दैट इज़ दैट वोंट बी एन इशू। अगर इतनी सैलरी आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20-20 हज़ार रुपये अगर आपकी हर महीने या 10,000 रुपये, 15,000 सैलरी आ रही तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। बट जो अमाउंट है आपको 2.5 से 3.5 लाख रुपए के बीच में उसमें शो करना पड़ेगा। अगर आपकी 20, 40, 60 हज़ार रुपये अगर 3 महीने की सैलरी आ गई तो उसके बाद आप
तो जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट कर लो, उसके बेसिस में 2.5 से 3.5 लाख रुपए के बीच में आपका अकाउंट में होना चाहिए पैसे। और अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है तो अपना अकाउंट जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्रिएट कर लो, आने वाले टाइम पर अपॉइंटमेंट मिलेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग इज, अब बात करने जा रहे हैं अपना स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपको क्रेडिट कार्ड रिक्वायरमेंट रहती है। 3 ऑप्शन है उसमें, या तो आपको अपना आई थिंक 2 ऑप्शन रहते हैं उसमें। एक आपका अपना बैलेंस शो करते हैं जिसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड में आपको 5 से 7 लाख रुपए शो करने पड़ते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप 3 से 4 लाख रुपए की एक स्टेटमेंट लगा देते हैं उसमें। पहला ऑप्शन तो आपका ये रहता है, आप क्या करते हैं, आप जो क्रेडिट कार्ड आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप 18 प्लस हैं, आप कहीं जॉब नहीं करते, तो इस सिनेरियो में ऐसा होगा कि अगर आप कोई पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका इतना बढ़िया अपना बैलेंस होगा। जैसे अगर सैलरी आती है तो सैलरी के बेसिस में आपका सिविल बनता है, और उसकी जो आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट है, जो सैलरी की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके बेसिस में आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। और मेरे को लगता नहीं है कि अगर कोई मास्टर्स करने के लिए जा रहा है तो उसका सिविल इतना सही हो गया है, उसकी सैलरी इतनी अच्छी आ रही होगी कि उसको जो क्रेडिट कार्ड है 5 लाख से ऊपर का मिला होगा। तो ये बहुत कम चांसेस हैं, 4 से 5% चांसेस आप मान के चलो। अदरवाइज जो रेस्ट 95 कैंडिडेट हैं, 95% जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं उनका सिविल भी, अभी सिविल जनरेट हुआ ही नहीं होता, उन लोगों ने कहीं से लोन लिया नहीं होता है, फिर उनके कार्ड नहीं चल रहे होते, तो सिविल स्कोर भी नहीं होता उनका। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कोई भी बैंक पे जाते हैं, बैंक में आप अपना एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड वहाँ से इशू करवाते हैं। अगर आप 5 से 6 लाख रुपए की एफडी कराओगे तो उसके बेसिस में आपको 6 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी, 7 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी। 5 से 7 लाख रुपए के बीच में क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको रिक्वायरमेंट होती है। 5 लाख आपका मिनिमम है, और जो मैक्स है 7 लाख तक आप करोगे तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, बेनिफिशियल रहता है। अगर आप 5.5-6 लाख रुपए की भी स्टेटमेंट शो करोगे तो दैट इज़ नॉट एन इशू। जो आप क्रेडिट कार्ड इशू कराते हैं उसकी आपको स्टेटमेंट वहाँ पे लगानी पड़ती है। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के अलावा एक थिंग, टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्रेडिट कार्ड लिमिट के अलावा आप 3 से 4 लाख रुपए का अपना बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो फिर आपके रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और 5 लाख रुपए से आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम होती है तो फिर उसमें ऐसा होता है कि आपका रिजेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका जो 3 नंबर है उसमें रिफ्यूज़ल आ जाएगा और फिर आपको दोबारा रीअपील करना पड़ेगा। स्टूडेंट वीज़ा केस की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो अदर ऑप्शन आपके पास रहता है वो है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, अगर कोई आपका रिलेटिव या नोन पर्सन या फिर आपका कोई ब्लड लाइन से अगर वहाँ पे पोलैंड के अंदर रह रहा है, पोलैंड की टेरिटरी के अंदर रहता है, तो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। वहाँ से आपको एक स्पॉन्सर लेटर प्रोवाइड करता है जिसमें मेंशन करके देता है कि जो भी आपके जितना भी टाइम ड्यूरेशन जब आप रहते हैं उसमें रहना, खाना, ट्रैवलिंग, सारे जो भी आपका एक्सपेंस आएगा वो सारा स्पॉन्सर वो करके देगा। एक लेटर राइट में वहाँ पे जो वहाँ का जुरिडिक्शन होता है वहाँ से आपको एक लेटर बना के देता है, तो फिर आप यहाँ पे शो करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहता है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करा तो फिर आपका दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, और आप अपना बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है वो आप लगाते हैं इसमें। 3 से 4 लाख रुपए की स्टेटमेंट आप ये लगाते हैं। 3 लाख रुपए इज़ मोर देन इनफ। 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक अपना एक स्टेटमेंट लगा दो। अदरवाइज एक क्रेडिट कार्ड की आप इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड का अपना स्टेटमेंट शो कर दो 5 से 7 लाख रुपए के बीच में। और इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी है जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाता है, अब उसके लिए बता रहा हूँ, जो पोलैंड के अंदर टूरिस्ट शेंगन जोन के अंदर टूरिज्म के लिए जाता है, ये ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए सेम ही रहता है शेंगन के अंदर। और अभी मैं एक रेफरेंस के लिए पोलैंड का आपको बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है इसमें। अगर आप पोलैंड में टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड रहेगा, आपका जो एक बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है 3 से 3.5 लाख रुपए की लास्ट 3 मंथ्स की, और कोई लार्ज डिपॉजिट उसमें होने नहीं चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग द अदर थिंग इज, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग इज 3 महीने की आपको पे स्लिप शो करनी पड़ती है अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 साल की आपको आईटीआर लगानी पड़ती है। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आप क्या करोगे, बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट 2 से 3 साल की आईटीआर आपको शो करनी पड़ती है। एंड जो इसमें जो तीसरा कैटेगराइजेशन आता है, या आप काम भी नहीं कर रहे हैं और आपका बिजनेस भी नहीं है, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप फिर टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका एक स्पॉन्सर की रिक्वायर्ड रहती है। स्पॉन्सर आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, फादर, मदर, सिस्टर या ब्रदर, कोई भी फैमिली के अंदर आपका स्पॉन्सर हो सकता है। वो एक स्पॉन्सर लेटर में पूरा मेंशन करके देता है कि ये जो कैंडिडेट जो भी जा रहा है अपना टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहा है, तो लेटर हेड में मेंशन करके देता है कि उसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जाने आने का खर्चा, उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं और सारा मैनेज वो करेंगे। पूरा एक लेटर हेड का फॉर्मेट होता है, उसके अंदर सारा मेंशन करके देते हैं वो लोग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके अलावा जो आपका फादर है या जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसका आईटीआर लगेगा, और अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर वो कहीं वर्किंग प्रोफेशनल है तो फिर उनका
3 महीने का पे स्लिप और ITR लगेगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। और ITR जो आपका ITR और दिस थिंग इज मस्ट रिक्वायर्ड इफ़ यू आर गोइंग देयर ऑन टूरिस्ट वीज़ा। ITR पे स्लिप, क्योंकि ऐसा होता है अगर कोई कैंडिडेट है, अगर 18 से 20 साल का है और उसके बाद इंडिया पर काम नहीं करता, ना ही उसका बिजनेस है, तो फिर उसमें इंटेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है अगर उसको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। तो अगर आप खुद ही अपने डॉक्यूमेंट लगाओगे, स्पॉन्सर नहीं लगाओगे, स्पॉन्सर का अगर आप अपना डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, उसका ITR और फाइलिंग वगैरह आप कुछ मेंशन नहीं करते, तो फिर उसमें ऐसा होता है कि आपका जो जस्टिफिकेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आता है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं, ना ही आपका बिजनेस है, तो फिर ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि आप वहाँ जाओगे, उसके बाद वापस आओगे ही नहीं। ऐसा इमिग्रेशन ऑफिस वाले सोचते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें हैं, इसका आपको मेक श्योर करना पड़ता है अगर आप पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं। और मेरे को लगता है कि मैंने जितना भी अभी कैटेगरीज हैं, सबके लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कुछ इश्यूज़ होंगे प्रोसेस के अंदर, देन यू कैन आस्क मी। आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे सेशन बनाने वाला हूँ, बॉट के बारे में भी एक सेशन बनाने वाला हूँ जो आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एन नंबर ऑफ टॉपिक्स। और इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे में अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग अपना जो भी होता है उसके डेली अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और जो आपके 2 दिन बचते हैं उसमें मैं प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज Q&A सेशन कर लेते हैं हम लोग, जो भी आपका प्रोसेस के रिगार्डिंग इश्यूज़ वगैरह रहते हैं। एंड आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या होता है। और दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे। शाम के टाइम पे अगर टाइम मिला तो एक बार Q&A सेशन कर लेंगे प्रोसेस के रिगार्डिंग। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।